हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विनोद सर में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 विद्युत विभव एवं धारिता के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, यह वीडियो त्रैमासिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें इस प्रकार के प्रश्न शामिल किए हैं कि जिनमें से आपकी त्रैमासिक परीक्षा में भी आएंगे और वार्षिक परीक्षा में भी आएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो बच्चे, सबसे पहला प्रश्न है कि समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण होता है। तो हमें पता है कि समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। तो मैं यहाँ पर एक समविभव पृष्ठ लेता हूँ। ये एक समविभव पृष्ठ है, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या है? एक समान है। अब ये धनावेशित एक चालक है और इसके लिए अपन ने विभव एक समान है। अब इसके लिए आप क्षेत्र रेखाएं अगर खींचेंगे तो हमें ये पता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेशी चालक के लिए सदैव बाहर की ओर जाती है, यानी अनंत की ओर जाती है। ठीक, अब ये जो कोण बना रहा है वो कितने डिग्री का बना रहा है? तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो भाई समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र रेखाओं की क्या होता है? लंबवत होता है, यानी इसमें उत्तर क्या हो गया? ब वाला हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। 10 माइक्रोकुलाम आवेश देने पर किसी चालक के विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो चालक की धारिता होगी। आपने कितना आवेश दिया बेटा? उसको आपने आवेश दिया बेटा 10 माइक्रोकुलाम। आप 10 माइक्रोकुलाम आवेश दे रहे हैं और विभव बढ़कर कितना हुआ? 2 वोल्ट। ठीक है, तो विभव हो गया हमारे पास 2 वोल्ट। अब हमारे पास जो धारिता का सूत्र, क्योंकि हमें क्या चाहिए? चालक की धारिता। सूत्र क्या है? C बराबर Q बटा V। Q का मान है आपका 10 माइक्रोकुलाम और विभव का मान है 2। अब इस 2 से इसको भाग लगा देंगे। ठीक है, 2 वोल्ट, इस 2 से आप इसको भाग लगाएंगे, 2 5 10, तो 5 माइक्रोफैरेड। 5 माइक्रोफैरेड। ठीक है, आप चाहें तो मैं इसको ऐसे कर सकता था कि यहाँ माइक्रो की जगह 10 की घात -6 लेकर हल करता, पर आना वही है, इसीलिए अपन ने ऐसा नहीं किया। ठीक, तो आपका ऑप्शन कौन से वाला हो जाएगा? पहले वाला। ये सब फ्रॉड नहीं है, सब फेरड है, ये ना, ये गलत प्रिंट हो गए हैं, टाइप हो गए हैं। ठीक है, तो क्या उत्तर है आपका? 5 माइक्रोफैरेड। अगले प्रश्न पर आते हैं। भाई 2 संधारित्र हैं, उन दोनों संधारित्रों को हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया। हमारे पास यहाँ पर 2 संधारित्र है। ये हो गया आपका एक संधारित्र, मान लो इसकी धारिता C1। एक और संधारित्र है, इसकी धारिता है C2। अब दोनों को आपने समांतर क्रम में जोड़ दिया। समांतर क्रम किसे कहते हैं? जिसकी दोनों संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु पर जोड़ दो और दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु पर। मैं यहाँ पर मान लो अपन ने एक बैटरी लगा दी। ठीक, ये V वोल्ट का विभव आपने लगाया। तो भाई इन C1 के भी दोनों सिरों पर विभव V होगा और C2 के भी दोनों सिरों के बीच विभव क्या होगा? V ही होगा। ठीक, विभव के बारे में एक बात और रोचक बात है कि ये निम्न विभव से उच्च विभव, इलेक्ट्रॉन जो है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाते हैं और तब तक जाते हैं उसके दोनों तरफ बराबर इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाए। यानी कि आप ये देखेंगे कि भाई इस पर जो समान है वो क्या है? विभव। अब आवेश इस पर समान नहीं होता है, आवेश इस पे और इस पे अलग अलग होगा, पर क्योंकि C बराबर हमारा Q बटा V होता है, हम अगर आवेश देखेंगे तो Q बराबर क्या देखोगे आप? CV। अब मुझे ये बताओ कि क्या आपसे कोई प्रश्न पूछ ले ऐसा, यहाँ तो उत्तर विभव हो गया, क्या समान होता है? तो विभव। आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि भाई दोनों संधारित्रों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, आप समांतर क्रम में जोड़ते हैं, थोड़ा सा प्रश्न सुधा, दोनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या आवेश समान हो सकता है? तो यह हो तो सकता है, पर कब? जब इन दोनों ही संधारित्रों की धारिता क्या हो? एक समान हो। जब धारिता एक समान होगी समांतर क्रम में तो विभव और आवेश दोनों समान होंगे, पर धारिता अलग अलग है तो आवेश समान नहीं होगा। क्या समान होगा? विभव। ठीक, तो ब वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। दोनों संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समान होगा। तो जब आप इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। क्या विभव भी समान हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है, पर कब? जब धारिताएं एक समान हो। तो भाई हमको पता होना चाहिए कि श्रेणी क्रम में क्या समान होगा? तो आवेश समान होगा, विभव अलग अलग होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। समान धारिता के 2 संधारित्र पहले समांतर क्रम में फिर श्रृंखला क्रम में जोड़े गए, परिणामी धारिता ज्ञात करनी। तो धारिता का अनुपात है ना, तो पहले 2 संधारित्र हैं और समान धारिता के हैं, उनकी धारिताएं क्या है? समान है।
तो अब मान के चले कि हमारे पास दो संधारित्र हैं C1 C2, उनकी धारिता हमने मान ली C, दोनों की धारिता एक समान होगी। पहले आपने कहा जोड़ा समांतर क्रम में, तो जब समांतर क्रम के लिए जो सूत्र होता है, समांतर क्रम में धारिता का जो सूत्र है वो C बराबर है C1 प्लस C2, ठीक है, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम Cp लिख दिया, Cp बराबर C1 प्लस C2, दोनों की जगह Cc हो जाएगा तो C प्लस C, ये हो गया आपका 2C। फिर आपका आया श्रेणी क्रम, अब आपने इनको जोड़ा श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में आप इनको जोड़ेंगे तो सूत्र होता है श्रेणी क्रम में 1/, मैं इसको CS लिख देता हूं सीरीज का, तो 1/C1 यानी 1/C 1/C, तो ये कितना हो गया 2/C। तो मेरे भाई CS बराबर हो जाएगा C/2। तो अब आप इसका क्या पूछा, किस किस के बीच में, तो समांतर क्रम और श्रृंखला यानी श्रेणी क्रम के बीच में अनुपात, तो Cp अनुपात CS हमें चाहिए। C है हमारा यहाँ पर 2C और यहाँ है C/2, इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर गया तो 4/1, यानी 4:1 आपका उत्तर हो गया। तो 5 का स वाला उत्तर हो गया। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करने के बाद उसको प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है। भाई उसको पहले चार्ज किया आपने, आवेशित किया और उसके बाद प्लेटों के बीच की हमने दूरी बढ़ा दी, तो विभवांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले तो मैं समांतर प्लेट संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र में धारिता का जो सूत्र होता है ये होता है, अब प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाई है तो C व्युत्क्रमानुपाती D है, तो D बढ़ाने पर C क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। प्लेटों के बीच की दूरी आपने क्या करी, बढ़ाई है, तो बढ़ाने पर C घट गया क्योंकि C व्युत्क्रमानुपाती होता है D, ये हमको सूत्र से पता है। तो अब जब C घट गया है, तो समझना इस बात को, और ये हमें पता है कि भाई जब C घटता है तब क्या बढ़ता है, तो C घटेगा विभव, तो C बराबर जैसे Q/V के अनुसार सूत्र से समझो भाई, अगर आपका ये C कम हो गया है तो ये V निश्चित तौर पर क्या हुआ होगा, बड़ा होगा, तो V का मान क्या हुआ, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो प्लेटों के बीच विभवांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो विभवांतर बढ़ जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तथा विभव दोनों शून्य होते हैं। विद्युत क्षेत्र शून्य होता है लेकिन विभव शून्य नहीं होता, विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता विभव शून्य होता है, न तो विद्युत क्षेत्र शून्य होता है न विभव शून्य होता है। तो भाई हमने दोनों के व्यंजक पढ़ रखे, तो जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक देखते हैं निरक्षीय स्थिति में, तो वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R, ये वाला आया था, यानी कि ये तो शून्य नहीं था। ठीक है, इसी टाइप से जब मैंने निरक्षीय स्थिति में विभव का निकाला तो उसका मान आया शून्य। तो भाई विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है, विभव शून्य होता है, तो स वाला उत्तर हो गया। सारे प्रश्न सरल हैं बेटा, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, एक एक प्रश्न आपसे बन जाएगा। ठीक है, परीक्षा में ये प्रश्न आएंगे या इस जैसे कोई प्रश्न आएंगे तो वो आप कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। नगण्य मोटाई की एक एल्यूमिनियम प्लेट संधारित्रों की प्लेट के बीच में रख दी, तो संधारित्र की धारिता क्या होगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी, अनंत हो जाएगी या फिर बढ़ेगी। देखते हैं मेरे भाई, समांतर प्लेट संधारित्र है, सूत्र होता है A/0/D। अब आपने इसकी प्लेटों के बीच में क्या रखा, बोलो, माध्यम रखा, एल्यूमिनियम रखा ना, एल्यूमिनियम की प्लेट रखी। एल्यूमिनियम क्या है, तो सर एल्यूमिनियम धातु है। ठीक है, अब जब आप माध्यम की बात करें तो मैं मान लो पराविद्युतांक को K से दर्शा दिया मैंने। अब जब भी आप माध्यम में बात करेंगे, यानी कि धातु का जो पराविद्युतांक है, धातु का पराविद्युतांक मेरे बच्चे अनंत होता है। धातु का पराविद्युतांक क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, तो धारिता क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। भाई आप यहां पर एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि धारिता के टाइम्स होती है, तो जितने का गुणा होगा तो अनंत हो जाएगी। भाई अनंत कोई पर्टिकुलर डिफाइन ही नहीं है, बहुत ज्यादा हो जाएगी मतलब, तो एक प्रकार से अपन कहेंगे कि धारिता क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। यदि एक धनावेशित चालक तार को तार द्वारा पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, चालक से प्रोटॉन पृथ्वी में जाएंगे, चालक से इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में जाएंगे, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन चालन में जाएंगे, पृथ्वी से प्रोटॉन चालक में जाएंगे। पहले एक कहानी याद रखना, प्रोटॉन कभी भी नहीं जाते हैं, तो ये दो ऑप्शन तो आपके गलत हो ही गए।
प्रोटॉन कभी भी नहीं जाते हैं, ये बात पक्का रट लेना आप। कौन जाएगा, जाने आने का काम हमेशा कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। ठीक है मेरे भाई। अब कौन से वस्तु है, धनावेशित है। आपने पृथ्वी से जोड़ दिया भाई, यूं मान के चलो कि पृथ्वी एक प्रकार का बाहुबली वाला मामला है, बहुत बड़ा आदमी है, यूं मान के चले। अब पृथ्वी के सामने आप जाकर होशियारी कर रहे हो, भाई मेरे पास तो धनावेश है, धनावेश है। पृथ्वी बोलेगी चल मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन भेजती हूँ, तेरी फाइल निपटा देती हूँ। इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके ऊपर और ये क्या हो जाएगी, अनावेशित हो जाएगी। तो चालक से पृथ्वी में नहीं, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन चालक में आते हैं। ठीक है, धनावेशित चालक तार को जोड़ते हैं तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आते हैं और उसको क्या कर देते हैं, बोलो बच्चा, अनावेशित कर देते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। दो आवेश 2 कूलाम से 5 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव का मान होगा। भाई हमारे पास एक तो आवेश दिया हुआ है और एक हमें यहां पर दिया हुआ है दूरी। ठीक है, एक तो आवेश दिया हुआ है, एक विभव दिया हुआ, दूरी दी हुई, सॉरी। तो हमें क्या ज्ञात करना, विभव ज्ञात करना। तो विभव का जो सूत्र होता है वो होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। अब जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है बच्चा, वो है 9 × 10⁹। आवेश का मान है 2 कूलाम और विभव जो दूरी है वो कितनी है, 5। तो 9 दूनी 18, 18 भागित 5 गुना 10⁹9। ठीक है। अब बेटा जो उत्तर आ रहा है, अगर यही वाला उत्तर होना चाहिए तो मुझे जहां तक कि लगता है कि यहां होना चाहिए माइक्रो कूलाम, तभी जाकर वो वाला उत्तर फिट बैठेगा। तो 2 माइक्रो को बदल लेते हैं 10⁻⁻6 इसके साथ कर देते हैं। अब भाग लगाएंगे तो 5 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15, बचेंगे कितने, 3, 5 × 6 3, 3.6 × 10⁻³ वोल्ट, ये वाला 3.6 × 10⁻³ वोल्ट वाला, ये वाला। कितना सरल है ना। आपको ये सूत्र याद होना चाहिए, एक बिंदु आवेश के लिए विभव के सूत्र याद। पृथ्वी का विभव माना जाता है भाई 0 माना जाता है, ये तो आप लोगों ने रट ही लिया होगा, रट लेना। पृथ्वी का विभव 0 माना जाता है। क्यों माना जाता है, इसलिए माना जाता है कि भाई किसी बड़े चालक में आप कुछ आवेश दे दें या उससे कुछ आवेश निकाल ले तो उसके विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए पृथ्वी का विभव क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है। अब नहीं वाला ढूंढना है भाई यार। तो देखो, पहले तो फेरेड, तो फेरेड जो मात्रक है ऐसा ही मात्रक है धारिता का। कूलाम प्रति वोल्ट, तो कूलाम आवेश का मात्रक, विभव का मात्रक वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट यानी कि भाई C बराबर Q/V होता है, ये वाला हमने पढ़ा। तो आवेश का मात्रक कूलाम हो गया, विभव का मात्रक वोल्ट हो गया। तो ये किसका, धारिता का है, बिल्कुल है ना। 1 फेरेड बराबर यही होता है, 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट, ये भी है। तो वोल्ट, वोल्ट तो विभव का मात्रक है। आपसे पूछा जाएगा भाई वोल्ट किसका मात्रक है, तो विभव का। तो 100 वाला तो हो ही नहीं सकता, मतलब विभव का मात्रक। विद्युत धारिता का मात्रक क्या, ये है क्या, ये वाला भी देख लेते हैं। ये होता है Q/V होता है मेरे भाई। ठीक, अब V की जगह है ना, अब V को क्या लिखते हैं हम, W/Q लिख सकते हैं। तो Q ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, Q²/W हो जाएगा। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, कूलाम वर्ग कार्य का जूल, कूलाम वर्ग प्रति जूल, ये भी होता है। यानी कि ये 3 तो होते हैं, ये नहीं होता है। तो सही उत्तर बोलो, सही उत्तर, क्योंकि हमको तो नहीं ढूंढना था ना, इसीलिए हमारा उत्तर तो स वाला हो गया। अगले प्रश्न पर, विद्युत विभव कौन सी राशि है। तो ये तो आप सभी को पता है कि विद्युत विभव एक अदिश राशि। ठीक है, इसमें दिशा का कोई रोल नहीं। ठीक, धनावेशित वस्तु का विभव धनात्मक, ऋणावेशित वस्तु का विभव क्या होता है, ऋणात्मक होता है। भाई V बराबर W/Q0 हमने पढ़ा, कार्य अदिश राशि है, क्योंकि ये इसका मेन टर्म क्या है, परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य होता है वही विभव होता है। यानी कार्य क्या है, अदिश है, तो ये भी क्या होगा, अदिश होगा। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव दूरी के, देखो भाई बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का जो सूत्र होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो व्युत्क्रमानुपाती R, तो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, अगला विद्युत धारिता का एसआई मात्रक है, ये तो अभी पहले चर्चा कर चुका हूं, तो फेरेड होता है। आवेशित संधारित्र की ऊर्जा दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम में
किस रूप में संग्रहित होती है? आपको याद है संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र 1/2 CV वर्ग। अब आप ये देखें कि आपने किसी संधारित्र को आवेश दिया तो उस पर एक पर प्लस क्यू आएगा, एक पर माइनस क्यू आएगा, ये रहता है। तो जो नेट आवेश तो उसका 0 है, पर यहां जो देखते हैं ये इन प्लेटों के बीच में ना, ऊर्जा देने दोनों प्लेटों के मध्यम बीच के मध्यम में ना, यहां क्या उत्पन्न हो जाता है? तो यहां उत्पन्न होता है विद्युत क्षेत्र। तो कौन सी ऊर्जा के रूप में? विद्युत ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। विद्युत क्षेत्र के अनुदिश गति करने पर विभव, देखो E बराबर हम लोगों ने पढ़ा है -dV/dx। अब आप ये भी समझिए कि यही आप लोग, ये यहां पर धनावेश है, अब विद्युत क्षेत्र इधर होगा। हम मान लो परीक्षण आवेश को उठाकर ला रहे हैं तो इधर आ रहे हैं, इसके विरोध में आ रहे हैं। और जैसे जैसे हम आवेश के नजदीक आते हैं, ध्यान रखना इस बात को, जैसे जैसे आप आवेश के नजदीक आते हैं विभव का मान बढ़ता है। पर किधर चलने की कह रहा है? ये तो उधर जाने की कह रहा है हमको, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश जाएंगे। विद्युत क्षेत्र के अनुदिश जाएंगे अर्थात आप आवेश से कहां जाएंगे? दूर जाएंगे। दूर जाएंगे तो विभव आपका क्या होगा? घटेगा, यानी कि कम होता है। अगले पर आते, किसी संधारित्र पर नेट आवेश 0 होता है, क्योंकि भाई एक प्लेट पर धन है एक पर ऋण है, तो टोटल किया तो क्या हो गया? 0। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता, देखो ये बात अपन ने थोड़ी देर पहले भी मैंने समझाई थी, फिर समझा देता हूं। C व्युत्क्रमानुपाती D है, तो D बढ़ेगा तो धारिता क्या होगी? घटेगी, तो धारिता कम हो जाती। ठीक, अगले पर आते, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में किया गया कार्य। भाई यहां आप मान के चलो कि भाई कोई आवेश है, इसके चारों ओर ये विद्युत क्षेत्र है। अब आवेश को हम विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र है, इसमें मान के चलेगा एक परीक्षण आवेश है। अब इसको हम विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जा रहे हैं। विद्युत क्षेत्र मान लो ऐसे हैं, अब आप इसको विद्युत क्षेत्र के कहाँ लेके जा रहे हैं? लंबवत लेके जा रहे हैं। अब आप इसको लंबवत इस प्रकार से इस परीक्षण आवेश को ले जा रहे हैं। यहाँ कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। कार्य का जो सूत्र होता है वो होता है FD cos थीटा होता है। F बराबर विद्युत क्षेत्र में जो बल लगता है वो होता है QE D cos थीटा। क्योंकि हमारा थीटा कितना है? थीटा हमारा 90 डिग्री है, तो कोस 90 का मान क्या होता है बच्चों? 0 होता है। तो किया गया कार्य क्या होगा? 0। इतना सरल है। अगले प्रश्न पर आते, 1 फेरेड बराबर कितने स्थित फेरेड होते हैं? तो भाई इसको भी निकाल सकते हैं। C बराबर Q/V, यानी कि 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। 1 कूलाम में होता है 3 × 10⁹ और 1 वोल्ट में होता है 1/300। ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 900 × 10⁹ और ये 2 और इधर मिला देंगे तो 9 × 10⁻, क्या हो जाएगा? 11। तो 9 × 10⁻11 स्थित फेरेड हो। 1 फेरेड बराबर, ये सब फेरेड है ना, गलत प्रिंट हो रहे हैं, मतलब टाइप हुए हैं, 9 × 10⁹। अगले प्रश्न पर आते हैं। जोड़ी मिलानी मेरे भाई। जोड़ियां तो वैसे ऊपर वाला मिलाता है ना, और हम भी मिला रहे हैं। चालक की धारिता होती है बेटा, चालक की धारिता का जो सूत्र है ना, वो होता है C बराबर Q/V, ये हो जाएगा। चालक की स्थितिज ऊर्जा, चालक की स्थितिज ऊर्जा, भाई हमारे पास जो ऊर्जा का सूत्र है किसी भी चालक की धारिता के लिए, तो वो C बराबर 1/2 CV वर्ग हो गया। और 2 स्थितिज ऊर्जा है, ये कंफ्यूज कर सकती है, तो द्विध्रुव की तो ये -PE cos थीटा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र है तो A∈0/D। देखो सही जोड़ी चालक की धारिता, गोली चालक की धारिता होती है। देखो आपको सही जोड़ी खुद बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? मैंने यहाँ कुछ सूत्र लेकर आपको नमूना दिया कि ये सूत्र हैं, इनको आप ऐसे ऐसे कर लो। एक काम और कर सकते हैं, जो आप सारे जितने भी मात्रक हैं वो ले लें, सूत्र हैं वो ले लें, किसको क्या बोलते हैं वो ले लें, है ना, कौन किस चीज पर निर्भर करता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? सही जोड़ियां खुद बना सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैंने IMP प्रश्नों की एक सही जोड़ी बनाई है जो आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सत्य असत्य। पहला है कि जब किसी पराविद्युत को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। भाई पराविद्युतांक है, पराविद्युतांक का मान सदैव क्या होता है? 1 से अधिक होता है। भाई हम मान के चले कि कोई बिंदु आवेश है और उसका विद्युत क्षेत्र जो है आपका ये है। 1 मिनट के लिए समझिएगा। अब इसका मान होता है के रख दिया मैंने, के पराविद्युतांक का मान सदैव 1 से अधिक होता है, मतलब विद्युत क्षेत्र तो घटेगा ही घटेगा। यहाँ क्या कह रहा है? बढ़ेगा। तो ये तो झूठा है, असत्य। 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, नहीं करते हैं भैया।
अगर कर गए तो उनके कटान बिंदु पर विभव के 2 मान होंगे जो कि संभव नहीं है। तो बिल्कुल सत्यम सत्य। अगले प्रश्न पर आते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण, यानी ये अक्षीय स्थिति वाली बात है, ठीक है। तो अक्षीय स्थिति वाले में विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, है ना, विभव दूरी के घन के, यानी क्यूब, अरे यार क्यूब तो नहीं होता, स्क्वायर होता है। तो वहां क्या होता है, ये तो गलत हो गया ना इसने जो कहा, वो तो वो वास्तव में क्या होता है, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये भी असत्य है मेरे भाई। आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव शून्य होता है, तो ये झूठा है, परम असत्य है ये। क्यों, समझो। ये एक आवेशित गोला है, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र जरूर शून्य होता है। विभव प्रत्येक स्थान पर क्या होता है, एक समान होता है, नियत होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर दें। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बार बार अपन ये प्रश्न आ रहा है, 2-3 बार हमने ये प्रश्न लिया आज ही। तो दूरी बढ़ाने पर बोलो क्या होता है, धारिता घटेगी, धारिता कम होगी, ये सरल। ठीक, अगले प्रश्न। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर कागज भरने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई वायु में तो ये सूत्र था, पर हमने अब कागज भर दिया, यानी कुछ पराविद्युतांक रख दिया, और पराविद्युतांक का मान सदैव 1 से अधिक होता है, तो धारिता क्या होगी, तो बढ़ेगी। ठीक, धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो धारिता बढ़ जाएगी। आवेशित चालक के चारों ओर कुचालक माध्यम होने पर धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो किसी भी माध्यम में रखेंगे धारिता बढ़ेगी ही बढ़ेगी, सीधा सा गणित है। समांतर प्लेट संधारित्र, यानी आवेशित चालक के चारों ओर भी आपने कुचालक माध्यम रखा किसी भी धारिता में, तो भाई माध्यम में धारिता क्या होती है, हमेशा बढ़ती है, ध्यान रखिएगा आप। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किन बिंदुओं पर विभव का मान अधिकतम होता है। देखो ध्यान देना, विभव के लिए किसी भी बिंदु पर जो विद्युत विभव का जो सूत्र है वो ये है, P cos थीटा अपॉन R। अब विद्युत द्विध्रुव के कारण अगर मैं थीटा बराबर 0 डिग्री रखूं तो cos 0, हाँ, यानी कि अक्ष पर, या मैं थीटा बराबर कितना रखूं, 180 डिग्री रखूं, तो भाई 0 रखूंगा तो 1 हो जाएगा, तो +1 आ जाएगा, और 180 रखूंगा तो माइनस आ जाएगा, तो मान लो प्लस माइनस 1 कुछ भी हो सकता है। तो मेरे भाई इसका मान अधिकतम कहाँ होगा, तो ये दोनों ही मान, जब आप ऐसे रख जाएं या ऐसे आए तो दोनों ही अक्ष पर हैं। तो भाई विद्युत द्विध्रुव की कहाँ पर हैं आप, अक्ष पर हैं, तो अक्ष पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, अधिकतम। कहाँ पर होगा, तो अक्ष पर। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण किन बिंदुओं पर विभव का मान अधिकतम होता है, तो उसकी अक्ष पर विभव का मान अधिकतम होता है। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किन बिंदुओं पर विभव का मान शून्य होता है। भाई एक ही ऐसी स्थिति है, एक तो भाई जब आप उसके लंबवत किसी भी बिंदु पर चले जाएं, द्विध्रुव के लंबवत किसी भी बिंदु पर आप चले जाएं, तो एक तो द्विध्रुव के लंबवत, है ना, और दूसरी है ना मध्य बिंदु से, ना ये कहां से, द्विध्रुव के लंबवत मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु से ना, और दूसरा मध्य बिंदु पर खुद। अगर आप मध्य बिंदु पर भी बेड़े रख दें, भाई आप मध्य बिंदु पर भी विभव देखेंगे द्विध्रुव के, तो शून्य आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ऋण आवेश है, यहाँ धन आवेश है, और दोनों की दूरी बराबर होती है। सूत्र हमें पता ही है कि भाई 1/4πε0 Q/A होता है, और इसके लिए निकालेंगे तो -1/4πε0 Q/A होता है। तो इस वजह से विभव आपका क्या होगा, शून्य। अगले पर आते हैं। आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव कितना होता है, तो आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव नियत होता है, फिक्स होता है। ठीक है, अब कितना है मात्रा में नहीं बता सकते,
पर हाँ, अगर आर त्रिज्या, यदि आर त्रिज्या का गोला है तो उसका विभव हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर। जो इतना उसके पृष्ठ पर होता है उतना ही उसके भीतर भी होता है। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किन बिंदुओं पर विभव शून्य होता है? ये डबल आ गया है तो इसको स्किप कर रहा हूं। 3 माइक्रोफेरेड धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं, तुल्य धारिता कितनी होगी? 3 माइक्रोफेरेड है, धारिता के 3 संधारित्र, उनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। तो संधारित्रों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका सूत्र ये होता है 1/C, 1/C1, 1/C2, 1/C3। तीनों ही की धारिता क्या है? समान है, यानी कि 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 टोटल हो गया 3/3। 3 से 3 कट गया, ठीक है। तो एक आ रहा है 1/C बराबर 1, तो एक ही आएगा, C बराबर 1 माइक्रोफेरेड। तो धारिता कितनी होगी? C बराबर 1 माइक्रोफेरेड, तुल्य धारिता। अगले प्रश्न पर आते हैं। बिंदु आवेश Q से r दूरी पर बिंदु B पर विद्युत विभव का व्यंजक लिखिए। तो ये तो आप सभी को याद है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r। ये विद्युत विभव का सूत्र। स्थिर विद्युत क्षेत्र तथा विभव के बीच में संबंध है, तो भाई स्थिर विद्युत क्षेत्र और विभव के बीच संबंध जो है E बराबर माइनस dV/dx होता है। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र और विभव के बीच में जो संबंध है वो है E बराबर माइनस dV/dx। अगले प्रश्न पर आते हैं। यदि किसी आवेशित चालक के चारों ओर कुचालक माध्यम हो, यदि आवेशित चालक के चारों ओर कुचालक माध्यम हो तो उसकी धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? मैंने फिर कहा भाई, आप किसी भी माध्यम में रखेंगे तो धारिता क्या होगी? पड़ेगी। उसका कारण है बेटा, भाई हम किसी भी माध्यम में आप रख रहे हैं आवेशित चालक को, तो उस चालक का विभव घट जाता है, क्योंकि पराविद्युतांक का मान सदैव 1 से अधिक होता है। तो माध्यम में रख रहे हैं तो 1 से अधिक होगा, तो विभव क्या हो जाएगा? घट जाएगा। विभव घट जाएगा तो धारिता बढ़ेगी। अब आएंगे 2 अंक वाले प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न है विद्युत विभव की परिभाषा और मात्रक लिखिए। आपको बहुत अच्छे से ये याद होगा कि भाई कोई परीक्षण आवेश है, उस परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित, परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को हम क्या कहते हैं? विभव, W/Q। परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को हम विभव कहते हैं। तो वही एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का पर क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। V बराबर W/Q0। इसका जो SI मात्रक है, SI मात्रक है बेटा, वो होगा वोल्ट। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। भाई प्रश्न है कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? अब समविभव पृष्ठ क्या है, ठीक है, और इसके गुण, ये 2 चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। देखो समझिएगा, मान लो कि ये धनावेश है। अब इससे r दूरी पर यहां देखूं या इसके चारों ओर कहीं पर भी देखूं, ठीक। तो मान लो ये मैंने एक पृष्ठ बनाया, तो इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या है? एक समान है। तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है, या ऐसा कहूं कि ऐसा पृष्ठ जिसके किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। ऐसा पृष्ठ जिसके किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होता है? शून्य होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, तो भाई किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर अगर शून्य है, कहीं भी कोई भी 2 बिंदु ले लो, ठीक है, तो भी हम ये कहेंगे कि भाई समविभव पृष्ठ है। पर सबसे सरल परिभाषा तो ये है, सम मतलब समान, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान
होता है। ठीक, दूसरी कहानी यहाँ पर ये है कि इसकी जो गुणधर्म है उसमें एक बार गुण तो पक्का ये हो ही गया कि मैंने क्या कहा कि भाई समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर अगर आप जा रहे हैं तो के बीच के विभवांतर अगर देखते हैं शून्य होता है। तो भाई एक ही समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर आप जा रहे हैं तो जब आपका विभवांतर शून्य है तो भाई आपका कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। तो समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कोई कार्य नहीं होता है। एक प्रॉपर्टी शुरू में आई थी कि समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच में कोण होता है, तो समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, लंबवत होता है। समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, लंबवत होता है ना। यहाँ पर एक प्रश्न मैं ये गुण बता रहा हूँ बेटा, 1 2 3 में गुण बता रहा हूँ। समविभव पृष्ठ के एक बिंदु दूसरे बिंदु तक जाने में कोई कार्य नहीं होता है। समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, लंबवत होता है। और एक और चीज है कि दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ठीक है, तो विशेषताएं में जो मैंने समविभव पृष्ठ की जो अभी 2 विशेषताएं थी वो बता दी आपको। भाई पहली विशेषता तो मैंने आपको बता दी कि भाई एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कोई कार्य नहीं होता है। दूसरा, समविभव पृष्ठ क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, लंबवत होता है। दूसरी बात मैंने अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट ये है कि भाई एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पे जाएंगे तो कार्य जरूर होगा। भाई एक ही समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तो जा रहे हैं तो कोई कार्य नहीं हो रहा है, पर आप इस एक समविभव पृष्ठ से इस दूसरे पर जाएंगे तो कार्य होगा। क्यों होगा भैया, क्योंकि इनके बीच में कुछ ना कुछ विभवांतर होता है। तो एक समविभव पृष्ठ से दूसरे पर जाने पर, एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पर जाने में कार्य होता है। ये एक कहानी है। एक और बात कि भाई दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते। अगर ये दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट जाए तो उसके कटान बिंदु पर विभव के 2 मान होंगे, जो कि संभव नहीं है कि भाई समविभव में सब जगह एक विभव होना चाहिए, तो 2 मान तो हो ही नहीं सकते। तो 2 समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ये 4 पॉइंट आप इसकी विशेषताओं के तौर पर याद कर सकते हैं, इसके गुणधर्म के तौर पर कर सकते हैं। मैंने अभी बताया 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं, अगर काटेंगे तो उनके कटान बिंदु पर विभव के 2 मान होंगे, जो कि संभव नहीं है। तो आप लिख लीजिएगा कि भाई 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। क्यों, तो आप ऐसा लिखेंगे कि 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, क्योंकि यदि वो काटेंगे, यदि 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते हैं तो उनके कटान बिंदु पर विद्युत विभव के 2 मान होंगे, जो कि संभव नहीं है। बस इतना लिख देना। अगले प्रश्न पर आते हैं। 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 4 पिकोफेरेड धारिता के 3 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ दिए हैं। कुल धारिता ज्ञात कीजिए। भाई इससे सरल प्रश्न दुनिया में नहीं बना। भाई धारिता जो दे रखी है आपको, पहले आपको दे रखी है एक 2 पिकोफेरेड दे दी, एक धारिता आपको दे दी बेटा 3 पिकोफेरेड, और एक धारिता आपको दे दी बेटा 4 पिकोफेरेड। और अब आपको चाहिए इनको समांतर क्रम में जोड़े हैं, तो समांतर क्रम में कुल धारिता का सूत्र होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 3 5 4 9 पिकोफेरेड। ये हो गई आपकी धारिता, इतना सरल है। अगले पर आते हैं। किसी चालक की विद्युत धारिता की परिभाषा। भाई आपको एक चीज याद है, विभव को प्रभावित करने वाले कारक हमने पढ़े हैं, उसमें एक चीज होता है Q समानुपाती। किसी चालक को आवेश देते हैं, उसके विभव में वृद्धि होती है। अब समानुपाती का चिन्ह हटाओ, यहाँ एक नियतांक आएगा C जिसको बोलते हैं बेटा धारिता। वास्तव में धारिता अंग्रेजी शब्द है, इसको अंग्रेजी शब्द है इसका कैपेसिटी। मतलब कि उसकी स्टोर, भाई उसके अंदर उस जैसे पानी की बोतल आती है, उसमें 1 लीटर उसके ऊपर लिखा हो, तो इसका मतलब उसमें 1 लीटर पानी आ जाएगा, सीधा सा गणित। तो जैसे ही आप, अगर मैं इसकी परिभाषा एक तरीके से ऐसे लिखूं, अगर मैं V को 1 ले लूं, तो यदि किसी चालक को Q आवेश दें और उसके विभव में वृद्धि 1 हो जाए, V हो जाए मान लो, तो उसकी धारिता क्या होगी, C होगी। तो हम ये मान के चले कि भाई किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में जो वृद्धि हुई है, एकांक वृद्धि हुई है। तो किसी चालक की धारिता उस चालक को दिए गए आवेश के बराबर होती है जो उसके विभव में एकांक वृद्धि कर दें। या फिर हम ऐसा कहें कि जो चालक की धारिता है उसको दिए गए आवेश और उसके विभव में जो वृद्धि हुई है, देखो उसको जो आवेश दिया वो और जो उसके विभव में वृद्धि हुई है,
उसके अनुपात को उस चालक की क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। मात्रक, धारिता का मात्रक फेराड है, धारिता का मात्रक फेराड है, आप फेराड लिख दीजिए। अगले प्रश्न पर आते हैं, पृथ्वी का विभव शून्य क्यों माना जाता है? तो बेटा आपको लिखना है कि पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है क्योंकि, क्यों माना जाता है ऐसा क्योंकि करके लिखना, कि यदि समुद्र में से कुछ पानी की मात्रा निकाल ली जाए और कुछ पानी की मात्रा डाल दी जाए तो समुद्र के पानी की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से पृथ्वी से कुछ आवेश निकाल लिया जाए या उसमें कुछ आवेश डाल दिया जाए तो उसके विभव पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा लिख दीजिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो लेकिन विभव शून्य नहीं हो? तो बिल्कुल हाँ, ये संभव है। अब कहां संभव है? तो भाई आवेशित खोखले गोले के भीतर, खोखले गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है लेकिन विभव शून्य नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखना। अगले प्रश्न पर आते हैं, 3 अंक वाले प्रश्न में जैसे कि किसी चालक के विभव को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो जो विभव है उसका जो सूत्र है वो है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है। अब मैं यहां से इसको विभव को प्रभावित करने वाले कारक नंबर 1 आवेश कैसे मालूम पड़ा? V समानुपाती, यानी कि किसी चालक को आवेश दे दिया जाए तो उसके विभव में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। भाई आप जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश देने पर आप जब परीक्षण आवेश उसके पास में लाएंगे तो आपको कार्य भी अधिक करना पड़ेगा, तो इसका मतलब विभव का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आप केवल इतना याद रख ले कि किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि होती है। कारक के बारे में केवल बताना है। दूसरा, ये जो त्रिज्या है व्युत्क्रमानुपाती R, इससे आप इसका आकार की बात कर लेंगे, चालक का आकार। तो चालक का आकार बढ़ाने पर विभव क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी कि ये दूरी के जो है व्युत्क्रमानुपाती है या त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है, तो वही चालक का आकार या क्षेत्रफल जो भी बढ़ाएं तो उससे वो बढ़ाने पर विभव क्या होगा? घट जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है वो है माध्यम। अब माध्यम में तो यहां से आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई किसी माध्यम में रखते हैं तो पराविद्युतांक का मान 1 से अधिक होता है, तो भाई माध्यम में रखने पर के का किसी भी माध्यम में आप रखेंगे तो विभव का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक, तो पहली चीज आवेश, आवेश बढ़ाने पर विभव का मान क्या हो जाता है? बढ़ता है। आकार बढ़ाने पर विभव का मान घटता है। किसी माध्यम में रखने पर भी विभव का मान घट जाता है। 3 अंकों के लिए 3 पॉइंट पर्याप्त हैं। चौथा भी लिख सकते हैं कि चालक के पास समीप क्या लाएंगे? अनावेशित चालक लेकर आए। तो चालक के समीप अगर आप अनावेशित चालक लेकर आते हैं, कोई चालक है उसके समीप किसी अनावेशित चालक को लाएं आवेशित चालक के समीप, तो प्रेरण के कारण इसमें ऋण आवेश आएगा। अब ये जो ऋण आवेश है जो नजदीक वाला तल है, ये इस आवेश को क्या करेगा? कम करेगा। कम करेगा तो उससे क्या हो जाएगा? आवेश कम हो जाएगा तो विभव भी कम हो जाएगा। तो चालक के समीप अनावेशित चालक लेकर आए, आवेशित चालक के समीप अनावेशित चालक लेकर आए तो भी विभव क्या हो जाता है? घट जाता है। पर आप तो ये 3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इन 3 को करें। सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है, यानी निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान शून्य होता है। सिद्ध करते हैं मेरे भाई। हमारे पास एक द्विध्रुव है -q और +q, इनके बीच की दूरी हो गई 2a। यहां पर बिंदु O ले लिया, इस बिंदु O से r दूरी पर हमने एक बिंदु ले लिया P। इस बिंदु P पर हम क्या निकाल रहे हैं? विद्युत विभव। ये सारी चीजें आपको माननी। क्या मानना है? माना कि एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके 2 आवेश -q तथा +q बिंदु A और B पर स्थित है। O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है।
तो हम बात करेंगे पहले धनावेश के लिए। तो धनावेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो भैया हमारे पास V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन, अब ये वाली जो दूरी है धनावेश की दूरी क्या है BP, ये देखो ये वाली, तो B से P तक की दूरी होगी BP। अब ये अगर ये BP दूरी आपको चाहिए तो आप क्या ध्यान से देखते हैं तो ये जो है आपका OPB वाला हिस्सा, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। इसमें अगर पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये दूरी A है, ये भी है, तो ये आपकी दूरी आएगी बेटा √r वर्ग धन a वर्ग। ठीक, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन √r वर्ग धन a वर्ग। अब ऋण Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो V2 बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन AP। अब माइनस Q यही कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, दूरी तो वही रहेगी, तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन √r वर्ग धन a वर्ग। अब आपको चाहिए यहाँ पर परिणामी विभव, क्या चाहिए, परिणामी विभव। तो क्या करें, इनको जोड़ देंगे भाई। जब आप परिणामी विभव निकालेंगे, परिणामी विभव, तो जब हम परिणामी विभव निकालेंगे तो इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो V बराबर V1 प्लस V2। तो इन दोनों में देखो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो दोनों में आ रहा है, तो कॉमन निकाल लो। यहाँ हो जाएगा बेटा 1/√r वर्ग धन a वर्ग और माइनस 1/√r वर्ग धन a वर्ग। ये वाली फाइल इससे निपट गई, 0 हो गया, तो विभव का मान क्या आया, 0 आया। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। एक गोली चालक की धारिता 1 माइक्रोफेरेड है, इसका अर्ध व्यास ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ दे रखी है धारिता, वो दे रखी है आपको 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रो में होता है 10⁻⁶ फेरेड। इसका अर्ध व्यास चाहिए, यानी कि आपको त्रिज्या चाहिए। ठीक, अब गोलकी चालक हैं, यानी जो चालक हैं वो गोलीय हैं, और गोली चालक की जो धारिता होती है उसका सूत्र होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। आपको R चाहिए तो R बराबर होगा C/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। C का जो मान है वो है 10⁻⁶ और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान है 9 × 10⁹ तो ये क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻⁻⁶ प्लस 9 हो जाएगा 10⁻³ मीटर। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻³ मीटर, यानी कि ये हो गया बेटा 9 किलोमीटर। इतना सरल है। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक चिड़िया एक उच्च शक्ति के खुले विद्युत तार पर बैठी है और उसका कुछ नहीं होता, किंतु जमीन पर खड़ा व्यक्ति इस तार को छू ले तो उसे घातक झटका लगेगा और उसकी मौत भी हो सकती है। अब ऐसा क्यों होता है, समझिए इस बात को भाई। जब आप जिस चिड़िया की बात करें, चिड़िया एक उच्च शक्ति लाइन का खुला विद्युत तार है, इस तार के ऊपर चिड़िया बैठ जाए, इस तार के ऊपर आपकी चिड़िया बैठी हुई है ना भाई। चिड़िया मेरे से बनी नहीं है, पर मान लो ये चिड़िया बैठी हुई है, तो भाई तार के ऊपर जब चिड़िया बैठी हुई है तो तार एक ही तार पर बैठी है, वो 2 तार पर तो एक साथ बैठी नहीं है। तो भैया इस बिंदु पर और इस बिंदु पर जो विभवांतर है वो 0 हो गया। दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या हो गया, 0 हो गया। इनके बीच में कोई विभवांतर नहीं, तो विभवांतर नहीं है तो धारा प्रवाहित होगी क्या, नहीं होगी। धारा विभवांतर के कारण प्रवाहित होती है, पक्का याद होना चाहिए। दूसरी बात, किंतु जमीन पर खड़ा व्यक्ति इसको छू लेता है। भाई जब इसी तार को जमीन पर खड़ा व्यक्ति कोई छुएगा, इसी तार को जमीन पर खड़ा कोई व्यक्ति हाथ लगाकर इसको छू लेता है, तो जैसे ही जमीन पर खड़ा व्यक्ति छुएगा तो जमीन का, मैंने आपको पहले ही बताया, जो पृथ्वी है, पृथ्वी का विभव वास्तव में तो 0 होता है, मानते हैं अपन 0 मानते हैं। तो जैसे ही आप यहां पर विभव कुछ ज्यादा है, मान लो धन विभव है, अगर ये धनावेशित है तो पृथ्वी यहां से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई शुरू कर देगी। अगर ये ऋणावेशित है तो पृथ्वी यहां से इसके इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर देगी। यानी कि विभव अंतर के कारण, भाई इस बिंदु का विभव कुछ और होगा, इस वायर का विभव कुछ और है और पृथ्वी का विभव कुछ और, तो विभवांतर के कारण, मुख्य बात सुन लो आप मेरी, एक चिड़िया उच्च शक्ति के खुले विद्युत तार पर बैठी है और उसको कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब है कि उस तार पर विभवांतर क्या है, 0 है। दोनों बिंदुओं के बीच का कोई विभवांतर नहीं है, मतलब विभव अंतर नहीं है।
किंतु जमीन पे खड़ा व्यक्ति इस तार को छूता है तो उसको घातक झटका लगता है। इसका कारण यह है कि जमीन पे खड़े व्यक्ति और तार के बीच क्या होता है, कुछ विभवांतर होता है, इस कारण से व्यक्ति को झटका लगता है। अगले प्रश्न, प्रश्न है कि सूखे बालों में कंघी करने के बाद कागज के टुकड़े को आकर्षित कर लेता है, क्यों? यदि बाल गीले हो या वर्षा का दिन हो तो क्या होता है? मेरे भाई, यदि सूखे बालों में आप कंघी कर रहे हैं, सूखे बालों में कंघी करने के बाद वह कागज के टुकड़ों को आकर्षित करता है। तो जब हम सूखे बालों को कंघी करते हैं, सूखे बालों को हम कंघी करते हैं तो उनमें क्या होता है, घर्षण होता है। घर्षण के कारण कंघी क्या हो जाएगी, आवेशित। जब हम सूखे बालों को कंघी करते हैं तो घर्षण के कारण कंघी हो जाती है आवेशित। घर्षण के कारण कंघी आवेशित हो जाती है। जब आप उसे कागज के टुकड़ों के पास में रखते हैं तो कागज के टुकड़ों में ध्रुवण के का गुण उत्पन्न होने के कारण उस पर धन ऋण आवेश आ जाएंगे। ठीक, जैसे ही आप कंघी को पास में लाते हैं, कागज के टुकड़े ध्रुवित हो जाते हैं और उसकी तरफ क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं कंघी की तरफ। पर जब हम गीले बालों में कंघी को घुमाते हैं तो घर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। घर्षण कम हो जाता है, और घर्षण कम हो जाता है तो वो कागज के टुकड़ों को आकर्षित नहीं कर सकता है। मुख्य कारण क्या है यहाँ पर, घर्षण। ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं बेटा, है ना, आप उनमें देखेंगे तो उत्तर आपको पूरे पूरे लिखे हुए मिल जाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। ऐसे संधारित्र की संरचना के आयाम लिखिए जिनकी धारिता 1 फैराड। अपने को एक मन से एक ऐसा संधारित्र देना है। समांतर प्लेट संधारित्र के परिप्रेक्ष्य में मैं इसकी बात कर लेता हूं। मेरे पास 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 प्लेटें रखी हुई संधारित्र की, और उसकी धारिता हमने ले ली 1 फैराड। धारिता हमने ले ली 1 फैराड। अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो C बराबर बेटा होता है A एस्पाइलन नोट बटा D। तो अब हमें इसका आमाप चाहिए, यानी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास C इंटू डी अपॉन एस्पाइलन नोट। ठीक, हमको क्षेत्रफल चाहिए। C धारिता आपकी 1 फैराड है, D 1 सेंटीमीटर है, यानी इसको मैं लेने लिख दिया 10 की घात -2। एस्पाइलन नोट का मान जो होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12। अगर हमें इसको लगभग 9 मान लो तो ये हो गया 1/9। 10 की घात -2 प्लस 12 ऊपर चला गया, तो 1/9 गुणित 10 की घात कितना हो गया, ये 10 हो गया। अब इससे 9 से भाग लगाएंगे तो लगभग 0.1 के आसपास, तो 10 की घात 9। ठीक है, अगर वर्ग मीटर, ठीक है, मीटर में बदल लिया था ना अपन ने, क्योंकि यहाँ 10 की घात -2 ले लिया ना मैंने, ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया। तो ऐसे संधारित्र संरचना लीजिए जिसकी धारिता 1 फैराड हो। तो धारिता 1 फैराड होने के लिए 10 की घात 9 वर्ग मीटर क्या होना चाहिए, 10 की घात 9 वर्ग मीटर उसका क्षेत्रफल होना चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। 4 अंक में प्रश्न है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। हमारे पास यहां पर बिंदु O है, यहां पर धन q आवेश है। अब हम इसमें r दूरी पर, O से r दूरी पर एक इस बिंदु P ले लेते हैं। इस बिंदु P पर हम विद्युत विभव ज्ञात करना चाहते हैं। भाई, इस बिंदु पर ज्ञात करना चाहते हैं तो इस बिंदु पर अनंत से कोई आप आवेश लेकर आएंगे, तो परीक्षण आवेश को बिंदु P पर लाना, अनंत से P तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य क्या होगा, विभव होगा। आपको विभव निकालना है तो एक्चुअल में अपन को क्या निकालना पड़ेगा, कार्य निकालना पड़ेगा। तो बेटा कार्य निकालना है तो कार्य सीधे सीधे नहीं निकाल सकते, तो कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। और विस्थापन में पहले अल्प कार्य निकाल लेता हूं, और अल्प कार्य मैंने यहां पर ले लिया, मैंने ये dx दूरी ले ली, यानी A से B तक के बीच का अपन विस्थापन दिया हमने dx। विद्युत क्षेत्र धनावेश के कारण है तो इधर की तरफ लगेगा, बल भी इधर ही लगेगा। तो परीक्षण आवेश Q नोट पर लगने वाला बल, ठीक है, तो बल F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एस्पाइलन नॉट Q नॉट बटे
ये दूरी को अपन मान के चले x, ठीक है। अपन इस दूरी को क्या मान लेते हैं, x दूरी मान लेते हैं। अनंत तक की दूरी अपन ने मान ली x, तो ये हो गया x। बल आ गया हमारे पास। अब परीक्षण आवेश को बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य। परीक्षण आवेश को Q0 को A से B तक लाने में किया गया कार्य। क्या होगा कार्य का सूत्र, तो कार्य dw बराबर बल गुणित विस्थापन। हम बात करें यहां f dx cos थीटा। अब आप ये बताओ कि भाई जो बल है, बल किधर लग रहा है, भाई बाहर इधर की तरफ लग रहा है, ये वाला विद्युत क्षेत्र रहता इधर है, बल इधर लग रहा है। हम इस आवेश को उठाकर A से B, हम किधर जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं। बल आपका इधर लग रहा है, आप किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। कोण कितना बना, 180 डिग्री का। तो dw बराबर f का मान हमने निकाला तो वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ नॉट बाई एक्स स्क्वायर dx, और ये हो गया कोस 180। इसका मान कितना होता है, -1 होता है। तो ये हो गया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ नॉट बाई एक्स स्क्वायर dx। ये अल्प कार्य आया बेटा, हमको तो संपूर्ण कार्य चाहिए। तो भाई Q0 को अनंत से P तक, बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। तो कार्य निकालना है तो इसका क्या कर देंगे, समाकलन। कहां से लेकर आए बेटा आप इसको, हम इसको लाए अनंत से r तक। तो QQ नॉट बाई एक्स स्क्वायर dx। देखो आप कहां तक लाए, ये अनंत से उठाया और इस बिंदु P तक आप इसको लेकर आए हैं। तो बच्चे अनंत से r तक, अब इसका समाकलन करना है। तो यहाँ पर देखो परीक्षण आवेश नियतांक, ये आवेश नियतांक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नियतांक, इन सबको इधर बाहर खदेड़ दो। तो ये हो गया -QQ नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन 1/r वर्ग, कहाँ से कहाँ तक, अनंत से r तक dr। तो एक QQ नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब ये ऊपर चला जाएगा अनंत से r तक, तो इसमें हो गया r की पावर -2 dr। अब x की पावर n का फॉर्मूला बन जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n। तो ये हो गया समाकलन r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इनफाइनाइट टू r। तो QQ नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया r की घात -1/-1, ये माइनस माइनस प्लस, इसको ओपन में ले लो, इनफाइनाइट टू r चल ही रहा है। तो QQ नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 1/r इनफाइनाइट टू r। रूल के मुताबिक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो w हो ही गया था। तो QQ नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/इनफाइनाइट का 0। तो QQ नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r। तो अब हम बात करेंगे, यहाँ हमको क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। बिंदु P पर हमको विभव चाहिए था। तो विभव का जो सूत्र होता है V बराबर W/Q0 होता है। W हम लोगों ने ये निकाला, क्या आया, QQ नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ नॉट बाई Q0, इससे कैंसिल करेंगे, है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r वोल्ट। करना कुछ भी नहीं था आपको, जैसे ही देखो पूरी कहानी समझ लो। सबसे पहले हमें जब कार्य विभव निकालना है तो हमें सबसे पहले पता चला सूत्र से V बराबर W/Q0 से कि हमें कार्य चाहिए। कार्य निकालने के लिए हमें बल चाहिए था, बल हमें कूलॉम के नियम से मिल गया।
क्योंकि हम पूरे के लिए निकाल नहीं सकते थे, इसीलिए हमने अल्प कार्य निकाला, यानी कि ए से बी के बीच में निकाला विस्थापन लेकर, तो ये हो गया। क्योंकि विस्थापन बल के विपरीत दिशा में है तो किया गया कार्य ऋणात्मक आया। हमें पूरा चाहिए था, इसीलिए हम कहाँ से उठाया, अनंत से आर तक के लिए हमने क्या कर लिया, समाकलन कर लिया। समाकलन आपको अच्छे से आता ही है। समाकलन करके कार्य निकाल लिया और विभव के सूत्र में कार्य का मान रख के उसे कैंसिल कर दिया, उत्तर निकल आया, कोई बड़ी बात नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण के लिए परिणामी विभव का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें अक्षीय स्थिति में विभव के लिए सूत्र प्राप्त करना है, और किसके कारण, द्विध्रुव के कारण। ये हो गया हमारे पास एक द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये बिंदु ए है और ये आपका बिंदु पी। अब विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु पी पर हमें क्या चाहिए, विभव चाहिए। अब ये द्विध्रुव की जो लंबाई है वो है 2 है, और ये जो बिंदु हम ले रहे हैं ये हम ले रहे हैं ओ से आर दूरी पर। ओ से एक आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां हमें विभव का मान ज्ञात करना। क्योंकि हमें एक के लिए निकालना नहीं आता, हमें अलग अलग के लिए निकालना आता है। तो पहले धनावेश के लिए निकालेंगे, फिर ऋण आवेश के लिए निकालेंगे। तो पहले निकालते हैं भाई धन क्यू आवेश के कारण। बिंदु P पर विभव। तो क्या सूत्र आया था, अभी हाल ही पढ़ाया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है Q बाई आर, यानी ये दूरी हो गई BP। जब हमें धनावेशित वस्तु का विभव क्या होता है, धनात्मक होता है, तो धन ले लेना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन, अब ये जो ये हो जाएगी, ये हो जाएगा, आधी आधी कर ली बराबर। अब ये हो गया दूरी BP, क्या हो जाएगा R माइनस, ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1। अब ऋण क्यू आवेश के कारण निकालेंगे ऐसे ही जैसे हमने धन के आवेश के कारण निकाला। तो ऋण क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन, अब ये माइनस वाला जो है वो कहाँ स्थित है, ए पर, तो दूरी क्या हो गई AP। और ए से पी तक की दूरी अगर अपने को चाहिए, ओ से पी तक की तो आर है, और ए से ओ तक की कितनी है, ए है, तो ये जुड़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन आर प्लस ए, ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। तो परिणामी विभव, अब परिणामी विभव में क्या करिएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो V बराबर हो जाएगा बेटा V1 प्लस V2 के मान को यहाँ पुट कर दो, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर माइनस ए, और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r धन 1। अब Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर लो, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, अंदर बचा 1/r माइनस ए माइनस 1/r प्लस। ठीक है, अब इनका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा r वर्ग माइनस a वर्ग। इससे डिवाइड करेंगे तो r माइनस ए तो r प्लस ए, और ये हो जाएगा माइनस r प्लस ए, तो प्लस r माइनस ए, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्यू बाई हो जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए और ए मिलाकर 2a, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्यू इंटू 2a क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है हमारे पास, P बराबर क्यू इंटू 2a। मान रख देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2a की जगह आपका क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास P अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब जो r का मान है वो इस a की तुलना में क्या होता है, बहुत ज़्यादा है, तो a वर्ग को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। a वर्ग को जब आप छोड़ देंगे तो v बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर वोल्ट। ये एक कहानी। अगले पर आते हैं। जो अगला प्रश्न है आपका कि भाई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए और समांतर प्लेट धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो बहुत सरल है,
अब हम बात करें कि हमारे पास दो प्लेटें हैं, भाई हमारे पास ये एक प्लेट है, ए और बी दो समांतर प्लेटें हैं। जब हम बात कर रहे हैं कि भाई इसको आपने धनावेश दिया, तो प्रेरण के कारण इसके निकटवर्ती तल पर ऋणावेश और बाहर वाली तल पर धनावेश प्रेरित हुआ, पर हमने उसको क्या कर दिया, वो संपर्कित कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन आए और उसको अनावेशित कर दिया। अब इसमें तीन जगह निकाला जा सकता है, तो चूंकि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है और मैं एक रिवीजन के तौर पर पढ़ा रहा हूं, तो पहला और ये दूसरा वाला जो बिंदु है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। विद्युत क्षेत्र शून्य होगा तो विभव शून्य हो जाएगा और धारिता आपकी शून्य आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ वाला मामला तो हमारा खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं कि भाई हमें बिंदु P पर यहाँ बीच में तीसरे वाली स्थिति यहाँ हम निकालेंगे, तो हम कहाँ निकाल रहे हैं, इसके मध्य बिंदु पर। अब हमें पहले तो निकालना क्या है उससे हम समझ लेते हैं, पहले एक रफ आइडिया समझो। हमें निकालना है धारिता, हमें निकालना है इसका धारिता निकालनी है, तो धारिता के लिए सूत्र होगा C बराबर Q बटे VA माइनस VB। अब VA माइनस VB निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, VA माइनस VB बराबर E इंटू डी होता है विद्युत क्षेत्र। अब इसके बीच की दूरी हमने ले ली मान लो D, तो सबसे पहले आपको विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता चाहिए, फिर विभवांतर आ जाएगा और उससे धारिता आ जाएगी। तो पहले भाई प्लेट ए के कारण विद्युत क्षेत्र है ना, मध्य में निकाल रहे हैं, तो प्लेट ए के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र है ना, P पर, तो E1 बराबर हो जाएगा आपका, जब जो अनंत लंबाई की जो प्लेटें होती है, समतल प्लेटें जो हैं, इन प्लेटों के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये धनावेश के लिए बात हो रही, तो धनावेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो धनावेश से दूर बाहर की ओर होगी। ठीक, तो प्लेट ए से दूर। ठीक, इसी टाइप से अब प्लेट बी के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे। तो E2 बराबर आ जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। ठीक, अब ये जो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ चूंकि ऋण आवेश के लिए तो इसकी दिशा भी इधर ही, तो इधर आ जाएगी प्लेट बी की ओर। और जब प्लेट बी की ओर आ गई, तो अब हमें परिणामी तीव्रता निकाल लेते हैं। तो परिणामी तीव्रता E बराबर होगा E1 प्लस E2। तो E1 का मान है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 का भी मान है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। तो 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, इससे कट गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ये तो आपका क्या आया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमें क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए विभवांतर, तो प्लेटों के बीच विभवांतर, और प्लेटों के बीच विभवांतर के लिए सूत्र हो जाएगा VA माइनस VB E इंटू डी, विद्युत क्षेत्र गुणित प्लेटों के बीच की दूरी। ये आया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। हमें पता है, क्या पता है, पृष्ठ आवेश घनत्व, और वो होता है सिग्मा बराबर Q बटा A। तो इस सिग्मा की जगह आप रखेंगे Q बटा A। ये आ गया हमारे पास विभवांतर। अब आपको क्या चाहिए, धारिता। तो धारिता का जो सूत्र है बेटा, C बराबर Q बटे VA माइनस VB। तो Q बटा, यहाँ आया हमारे पास QD बटे A एप्सिलॉन नॉट। तो इस Q से इस Q की जीवन लीला समाप्त, तो A एप्सिलॉन नॉट बटा D फैरेड। अब उसने कहा कि इसके प्रभावित करने वाले कारक भी बताइए। तो कारक नंबर 1, धारिता जो है क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होगी। धारिता जो है प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगी। धारिता जो है पराविद्युतांक माध्यम के अनुक्रमानुपाती, यानी कि क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता बढ़ेगी, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता बढ़ेगी, और प्लेटों के बीच में माध्यम रखने पर भी धारिता बढ़ जाएगी। बस ये 3 पॉइंट। अगले प्रश्न पर आते हैं।
संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन को परिभाषित करते हुए समांतर क्रम के परिणामी धारिता का मान ज्ञात कीजिए। परिभाषित भी करना है, तो भाई परिभाषा देनी है पहले समांतर क्रम संयोजन की। तो समझना, समांतर संयोजन बनाते हैं। हमारे पास ये है प्लेट, ये पहला संधारित्र है, C1 धारिता का पहला संधारित्र। अगला लिया C2 धारिता का दूसरा संधारित्र। अगला लिया C3 धारिता का तीसरा संधारित्र। प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु से जोड़ दो और दूसरे संधारित्र को, दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़। भाई यहां से आप इसको आवेश देंगे। अब समझना, वापस से कहानी पर वापस लौटते हैं। संधारित्र का समांतर संयोजन किसे कहते हैं, पहले परिभाषा देनी है। तो संधारित्रों के समांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु से जोड़ दें और दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है। इसको हमने अर्थेट कर दिया। अब यहां से आवेश Q दिया, तो ये आवेश Q तीन भागों में बढ़ गया, Q1, Q2 और Q3। और विभवांतर जो आप लगा रहे हैं इनके बीच में, सिरों के बीच में, वो क्या रहेगा, नियत रहेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ आवेश तीन भागों में बटा, तो हम भी बांट देते हैं। तो आवेश जो Q है हमारा, वो तीन भागों में डिवाइड हो गया, Q1, Q2 प्लस, तो दे दो समीकरण नंबर 1। अब हमें आवेश चाहिए, तो आवेश चाहिए तो हम अलग अलग निकालेंगे, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, या फिर अपन अलग अलग लिखें कि पहले संधारित्र पर आवेश, संधारित्र पर आवेश। तो C बराबर Q बटा V होता है, ये हमारा पड़ा हुआ है। तो Q बराबर क्या होगा, CV। तो ये हो जाएगा C1V, क्योंकि समांतर संयोजन में विभव क्या होता है, समान होता है। फिर बात करें दूसरे संधारित्र पर आवेश, तो ये होगा Q2 बराबर हो जाएगा C2V। और तीसरे पर भी यही कहानी, तीसरे संधारित्र पर आवेश Q3 बराबर हो जाएगा C3V। अब Q1, Q2, Q3 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। Q1, Q2 व Q3 का मान समीकरण 1 में। तो Q बराबर आया C1V प्लस C2V प्लस C3V। V कॉमन निकाल लो मेरे बच्चों, तो आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। यदि तुल्य धारिता C हो तो, यदि तुल्य धारिता C हो तो Q बराबर हो जाएगा CV। इसको दे देना समीकरण नंबर 2, या इसको 2 दे दो और ये हो जाएगी 3। तो अब समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से, तो ये हो जाएगा CV बराबर V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। V से भी कट गया, तो C बराबर आया C1 प्लस C2 प्लस C। ये वही समांतर संयोजन का व्यंजक। अगर n संधारित्रों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा ये भैया, प्लस Cn, ऐसे। तो ये था समांतर संयोजन। अगले प्रश्न पर आते हैं। संधारित्रों का श्रेणी संयोजन से आप क्या समझते हैं, और परिणामी धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसमें कुछ भी नहीं है भाई, इसमें भी समान तरीका है कि भाई पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट को, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। आगे भी इसी तरह जोड़ना है, इसे भी भूसंपर्क। ठीक है, यहां से आपने आवेश दिया। अब आवेश दिया तो इधर आएगा धनावेश, इधर ऋण, इधर धन, इधर ऋण, इधर धन, इधर ऋण, है ना। इससे पहले वाले में थोड़ा सा जल्दबाजी में, है ना, मैंने जो आवेश इस तरह से दर्शाया नहीं है, तो आप थोड़ा सा आवेश पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर धन था, यहाँ ऋण है ना, ये धन, ये ऋण, ये धन और ये ऋण, ठीक है ना, प्रेरण के कारण। तो भाई
क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, है ना। वीडियो को मैं लंबा नहीं खींचना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये पहले भी मैंने करवा रखे हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते थे, पर एक रिवीजन के तौर पर हैं, तो आप इसको रिवीजन के हिसाब से ही ले। तो भाई जो आवेश हैं, आपने आवेश दिया, अब यहाँ पर धन आया, यहाँ प्रेरण से ऋण, यहाँ धन आया, यहाँ प्रेरण से ऋण, यहाँ धन आया, प्रेरण से ऋण, इसको अद्भुत संपर्क कर दिया। इसमें जो प्रत्येक जो बिंदु हैं वहां पर जो क्या अंतर अलग अलग होगा, तो वो होगा विभवांतर। मान लो यहाँ का विभवांतर V1 है, इन दोनों के बीच का विभवांतर हमारा V2 है, और इन दोनों के प्लेट इस संधारित्र के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर V3 है। तो जो विभवांतर है वो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तो दे दो समीकरण नंबर 1। परिभाषा एक बार और सुन लो कि भाई पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं, और आगे भी इसी प्रकार जोड़ सकते हैं, इसे श्रेणी संयोजन कहते हैं। अब हमारे पास विभवांतर आ गया। अब देखो जो विभवांतर हैं बेटा, अगर V1 वाला निकालें तो C बराबर हमने पढ़ा हुआ है Q बटा V, तो V बराबर क्या हो जाएगा Q बटा C, तो Q बटे C1, आवेश समान होगा भैया इसमें, Q बटा C2, और V3 बराबर हो जाएगा Q बटे C3। तो V1 V2 व V3 का मान समीकरण 1 में इसमें रखेंगे तो V बराबर आएगा Q बटा C1 प्लस Q बटा C2 प्लस Q बटा C3। सब में से क्या कॉमन निकाल लें, Q कॉमन निकाल लें, तो V बराबर आएगा Q कॉमन आ जाएगा तो 1 बटा C1 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। यदि तुल्य धारिता C हो तो V बराबर होगा Q बटा C, ये हो गए समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से तो भाई इस V की जगह Q बटा C रख देते हैं, तो Q इंटू 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3, Q से Q कट जाएगा, जो उत्तर आएगा वो आएगा 1 बटा C बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा, ये हो गया हमारे पास। तो वही तुल्य धारिता के लिए ये व्यंजक आ जाता है, ये श्रेणी संयोजन में। तो बच्चों ये प्रश्न बहुत आईएमपी प्रश्न मैंने आपको कराए हैं जो आपकी परीक्षा में उपयोगी हो सकते हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लें ताकि आपकी परीक्षा के लिए तैयारी अच्छे से हो जाए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।